नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। सबसे पहले रमजान की ढेरों बधाइयां आप सब लोगों को, पूरे देश को रमजान की बधाइयां। मुकद्दस महीना होता है, मुसलमान इसमें रोजा रखते हैं और एक जमाना था जब हिंदू अपनी तरफ से इफ्तारी दिया करते थे। हर बड़े नेता के यहां इफ्तारी होती थी, हर मोहल्ले में इफ्तारी होती थी। मैं तो यही दुआ करूंगा कि पुराना हिंदुस्तान फिर से लौट आए, हम सब मिलजुल के रहें और रमजान हो, ईद हो, होली हो, दिवाली हो, गुरु नानक का जन्मदिन हो, ये सब पहले की तरह मिलजुल कर हंसते गाते मनाएं। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल का दिन बड़ा हंगामा खेज रहा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होता है सरकार के लिए एक बड़ा झटका होता है। एसबीआई कह रही थी कागज नहीं दिखाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया। कल मैंने उस पर वीडियो किया भी था। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आपको कागज दिखाना पड़ेगा और आज शाम की डेट दी है कि वर्किंग आवर खत्म होने से पहले मंगलवार को आप सारे कागज दिखा दीजिए। और यही नहीं, चुनाव आयोग को भी कह दिया है कि 15 तारीख तक आपको कागज दिखाने पड़ेंगे। अब उसमें सबसे बड़ा जो झोल है वो मैं आपको बताता हूं। असल में एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि सरकार को बड़ी कंपनियों ने सीधे पैसा नहीं दिया है। चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए बाकायदा शेल कंपनीज बनाई गई हैं जो बनाई ही सिर्फ चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए गई थी। इसलिए जब ओपन होगा और थोड़ी सी जांच होगी तो समझ में आ जाएगा कि किसने कैसे शेल कंपनी बनाकर फर्जी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पैसा दिया है। वो सब आगे बात होगी। लेकिन सरकार कितनी परेशान थी, कितनी उलझी हुई थी, ये आप समझ सकते हैं। तुरंत शाम को एक टीवी चैनलों पर, गोदी मीडिया वाले सारे गए होंगे, कहेंगे हुजूर अब तो एसबीआई पे फैसला आ गया, अगर इसको हम शाम को नहीं दिखाएंगे तो हमारी टीआरपी डाउन हो जाएगी, तो इसको टालने के लिए कोई नई चीज दे दीजिए। तो तुरंत सरकार ने एक नई चीज दी। आया कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो बाकायदा कुछ नई घोषणा करने वाले हैं। तभी सबके समझ में आ गया था कि ध्यान हटाने के लिए, एसबीआई वाले मामले से ध्यान हटाने के लिए कुछ नई घोषणा होने वाली है। लेकिन मजेदार यह है कि प्रधानमंत्री महोदय ने कोई घोषणा नहीं की। प्रधानमंत्री महोदय टीवी पर नहीं आए। जैसे आए थे 8 बजे नोटबंदी को लेकर, और भी कई बार आ चुके हैं, उस तरह से टीवी पे नहीं आए। बस एक सूचना जारी हो गई कि सीएए को नोटिफाई कर दिया गया है। सीएए आप जानते हैं, जिस पर इतना विवाद पहले हो चुका है, उसको नोटिफाई करने की सूचना शाम को आई। पहली बात तो यह कि इसको लेकर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह कि गोदी मीडिया को तो मिल गया अपना न्यूज चलाने के लिए, हेडलाइन बनाने के लिए एक और मास्टर स्ट्रोक मिल गया। मोदी जी जो कुछ करते हैं वो मास्टर स्ट्रोक होता है। और तीसरी बात यह कि इतनी कोशिशों के बावजूद भी इलेक्टोरल बॉन्ड से, चुनावी बॉन्ड से ध्यान थोड़ी देर के लिए भले भटका दें, लेकिन फाइनली शाम को जब एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी देगा और 15 तारीख की शाम जब चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर उसको लगा देगा, तो बात चुनावी बॉन्ड की ही होगी। एक मित्र ने कहा कि यह अगले चुनाव के लिए पुलवामा होगा, बस रिवर्स होगा। पुलवामा ने जीतने में मदद की थी, यह हारने में मदद करेगा। एक बात तो आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि मोदी और अमित शाह कितनी भी बात करें 400 पार की, इस बार वो लोग घबराए हुए लग रहे हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सूचना यह आ रही है कि हरियाणा में जो इनका गठबंधन था टूटने वाला है और उनकी पूरी की पूरी सरकार इस्तीफा देने वाली है। मैंने लिखा भी था कि एक किसान नेता को, जो किसानों की गद्दारी के लिए जाने जाते हैं, उनको तो बीजेपी ने औकात दिखा दी। यूपी वाले जो हमारे नए गद्दार हैं किसानों के, उनको भी बहुत जल्दी यह औकात दिखा दी जाएगी। आप देख रहे हैं छोटे से छोटे दल के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। कहीं ईडी भेज रहे हैं, कहीं सीबीआई भेज रहे हैं, और अब ये सीएए का मसला लेकर आए हैं। पिछली बार जब सीएए का मसला आया था, एनआरसी का मसला आया था, तो पूरे देश में जबरदस्त आंदोलन हुआ था। आप शाहीन बाग जानते हैं। और उसके बाद मैं जो कहना चाह रहा हूं, जो बहुत जरूरी है, हो सकता है कि व्यूज के लिए यह इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे कहना मेरा बहुत जरूरी है कि अगर आप सीएए की पूरी कहानी याद करेंगे तो उसमें हुआ यही कि उमर खालिद जैसे जाने कितने नौजवानों को, कितने सारे मुसलमानों को जेल में डाल दिया गया और आज तक वो जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं।
सरकार की मंशा शायद ऐसा ही कुछ करने की है कि उस तरह का अगर आंदोलन हो तो फिर से उस तरह का दमन किया जाए और पूरे देश में एक धार्मिक ध्रुवीकरण हो। लेकिन एक बात मैं बहुत साफ साफ समझा देना चाहता हूं, अगर आप मानना चाहें तो बहुत अच्छी बात, नहीं मानना चाहें तो कोई बात नहीं, कि अपने वर्तमान रूप में जो सीएए आया है, जो सीएए नोटिफाई हुआ है, उसके साथ 3 ऐसी चीजें हैं जिसके चलते मुसलमानों को बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। पहली बात तो यह कि यह सिर्फ और सिर्फ 2014 के पहले जो शरणार्थी बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ऐसे देशों से आए थे उन पर लागू होता है। तो जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, जिनकी पीढ़ियां यहां रह रही हैं, जिनके पुरखे यहां रह रहे हैं, जिनके पुरखों की कब्र बनी हुई है यहां पर, उनके लिए इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ये 2014 के पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो लोग आए हैं उनके लिए लागू होता है। हालांकि उसमें भी दिक्कतें हैं, दिक्कतें मतलब जिस तरह से कानून बनाया गया, कानून में दिक्कतें हैं, लेकिन उनके बावजूद हिंदुस्तानी मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जहां रेजिडेंशियल प्रमाण पत्र देने की बात है कि आप यहां के निवासी हैं, तो 1971 के पहले के यहां का निवासी होने का प्रमाण पत्र देने की बात है। आसाम में जब वो लागू किया गया तो आपने देखा कि बहुत सारे हिंदू भी अपना कोई आवासीय प्रमाण पत्र नहीं दे पाए और उसके चलते एनआरसी में परेशान हुए। तो यह सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, सबको अपने हिंदुस्तानी होने का, हिंदुस्तान के रहवासी होने का प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, तो अलग से मुसलमानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज यह है कि इसको लेकर दुनिया भर के केस सुप्रीम कोर्ट में डाले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो मुकदमे चल रहे हैं। युवा ललित के समय खुला था, दिसंबर 2020 के बाद सुनवाई होनी थी, अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन आज नहीं तो कल सुनवाई होगी। सुनवाई इस मसले पे होनी है कि आर्टिकल 14 जो है वो धर्म के आधार पर किसी भेदभाव की इजाजत नहीं देता है, और इसमें यह कहा गया है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह देशों से जो लोग आए हैं उनमें सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर बाकी सबकी नागरिकता की बात की जाएगी। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं, 2014 के पहले की, यानी 2014 के पहले जो हिंदू, जो बुद्धिस्ट, जो क्रिश्चियन और बाकी सब लोग आए हुए हैं उनको तो नागरिकता दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। यह कहना है इस अपने घोषणा में, ये जो सीएए का कानून बनाया गया है, सरकार का यह कहना है। इसी चीज को लेकर लोग गए हुए हैं कोर्ट में, बड़ी बड़ी पार्टियां कोर्ट में गई हुई हैं, और आर्टिकल 14 के तहत उनके डिमांड यह है कि इस कानून को या तो रद्द किया जाए या इसमें मुसलमानों को भी शामिल किया जाए। अब देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का जब मामला आया था तो भी ऐसे ही था, लग रहा था कि सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो चाहेगी वो करेगी। सरकार ने कई बार यह कह भी दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, चुनावी बॉन्ड, वो हमने किससे कितना पैसा लिया ये जानने का अधिकार जनता को नहीं है। लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया? फाइनली सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के खिलाफ आया, और सरकार के खिलाफ जब फैसला आया तो स्टेट बैंक की हीला हवाली के बावजूद, टाल मटोल के बावजूद, फाइनली जो अंतिम फैसला कल आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन के अंदर उनको सारे कागज दिखाने के लिए कह दिए। यानी मैं कहना यह चाह रहा हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर गवर्नमेंट जो चाहती थी वो चूंकि कानूनन संविधान के हिसाब से सही नहीं था, इसलिए वो नहीं कर पाई। ऐसे ही ये जो सीएए का आया है, लोगों का यह कहना है, एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि यह आर्टिकल 14 के हिसाब से नहीं है और आर्टिकल 14 को बदला नहीं जा सकता है। तो चूंकि यह आर्टिकल 14 के खिलाफ है, आर्टिकल 14 के हिसाब से नहीं है, तो आज नहीं तो कल जब भी सुप्रीम कोर्ट में मामला खुलेगा तो पूरी उम्मीद यह है कि इस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस मौके पर, जब चुनाव थोड़े दिन है और चुनाव को ध्यान में रखते हुए सीएए का कानून लाया गया है, तो मुसलमानों को बहुत ज्यादा सड़कों पर आने, शोर मचाने या आंदोलन करने की जरूरत है। बाकी आप करना चाहें आपकी मर्जी, लेकिन जो मेरी समझ में आ रहा है कि इस तरह खुद को फंसाने की, फिर से खुद के लिए जेल के दरवाजे खोलने की और देश भर में हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। शांति से इंतजार किया जाना चाहिए, क्योंकि नंबर 1 मैंने यह बताया कि यह 2014 से पहले
विदेशों से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, इन सारे देशों से आए हुए लोगों के लिए है। दूसरी बात यह कि हिंदुस्तान के अंदर जो एनआरसी का मामला है हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए, वो सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों नहीं, हिंदुस्तान के हर रहने वाले के लिए है। और 1971 से पहले के कागजों का जब मामला आएगा तो उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं, बहुत सारे ऐसे गरीब फंसेंगे जिनके नाम से जमीन नहीं है या जिनके नाम से अपना घर नहीं है, उनको अपने कागजात का इंतजाम करने में मुश्किलात आएंगी और इसके लिए कोई ना कोई मिला जुला सलूशन निकलेगा। इसलिए आप लोगों को खास तौर पे अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं साथ में यह भी कह दूं कि जिन लोगों को लग रहा है कि यह सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, उनको भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, यह कोर्ट में है मामला, कोर्ट में आर्टिकल 14 के तहत इस पर बातचीत होगी। देखने में ऐसा लगता है, एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि आर्टिकल 14 कहता है कि धर्म या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। इसमें चूंकि धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया है तो यह जब भी कोर्ट में सुनवाई होगी इसके खारिज होने की पूरी उम्मीद है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरा विपक्ष, चाहे वो इंडिया गठबंधन के सदस्य हों या उसके बाहर के सदस्य हों, जो भी विपक्ष में हैं, जो सरकार के समर्थन में नहीं चले गए हैं, वो मूलतः इसके खिलाफ हैं। कांग्रेस पूरी तरह से इसके खिलाफ है, डीएमके इसके खिलाफ है, ममता दीदी ने कह दिया हम अपने यहां लागू नहीं करेंगे। यानी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो पूरी तरह से इसके खिलाफ हैं। ऐसे में अगर यह सरकार दोबारा नहीं आती है, 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती है, तो जो भी नई सरकार आएगी वो इसको खारिज कर देगी। स्टेट में जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां यह लागू नहीं होगा। ऐसे में बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्यादा परेशान आप होंगे तो क्या होगा? दंगे होंगे, सड़कों पे उतरेंगे, दंगे करवाए जाएंगे, कोशिशें की जाएंगी। आपने देखा इंद्रलोक में कैसे तमाशा हुआ। यह तो अच्छी बात है कि चीजें सामान्य हो गई, वरना अगर बात बढ़ती तो चुनाव में किसका फायदा होता, यह आप जानते हैं। सोच के देखिए, प्रधानमंत्री मोदी बाकायदा टीवी पे आकर इसकी घोषणा कर सकते थे, क्यों नहीं घोषणा कर पाए? क्योंकि टीवी पे अगर घोषणा करते, आज ही अल जजीरा ने यह खबर छाप दी कि हिंदुस्तान में एक ऐसा नागरिकता कानून पास हुआ है जो मुसलमानों के खिलाफ है। अब अगर मोदी जी टीवी पर आकर करते तो उनकी फोटो भी इस न्यूज के साथ छपती और सिर्फ अल जजीरा में नहीं, पूरी दुनिया के अखबारों में छपती और इसमें बेइज्जती होती। इसलिए मोदी जी खुद टीवी पे नहीं आए ताकि उनके चेहरे के साथ यह खबर ना छपे। तो आप समझ रहे हैं कि एक खास तरह का इंटरनेशनल प्रेशर भी होगा जो हैंडल करना इतना आसान नहीं होगा। तो विपक्ष इसके खिलाफ है। यह हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए नहीं है, 2014 से पहले बाहर से आए हुए लोगों के लिए है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट में अभी भी यह मामला लंबित है, कई सारी याचिकाएं पड़ी हुई हैं। आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा और इसको खारिज कर सकता है। अगर यह बात आप समझेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझेंगे सड़कों पर जाएंगे, हल्ला होगा, फिर से दोबारा ये चीजें करने की कोशिश होंगी, सरकार और दमन करेगी, कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं होगा, जब मुसलमानों का दमन किया जाएगा, ये चीजें कराई जाएंगी, दंगे कराने की कोशिशें होंगी, तो वोट और ध्रुवीकृत होंगे और वोट और ज्यादा कंसोलिडेट होंगे। चुनाव में जो चुनावी बांड मुद्दा बन सकता है, भ्रष्टाचार मुद्दा बन सकता है, बाकी सारी चीजें जो मुद्दा बन सकती हैं, रोजगार बन सकता है, इनकी जगह सीएए को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी। और अगर उसके जाल में आप उलझेंगे तो वो मुद्दा बनेगा भी, और अगर मुद्दा बनेगा तो फिर धर्म के आधार पर वोटिंग हो सकती है। उसमें किसका फायदा होगा, यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए चुनावी फायदे के लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड से ध्यान भटकाने के लिए जो सीएए का मामला आया है, इसको अभी खामोश होकर देखना चाहिए। कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं उनका इंतजार करना चाहिए और 2024 के चुनाव का भी इंतजार करना चाहिए। रमजान के महीने में एक तरफ नरेंद्र मोदी जी रमजान की मुबारकबाद देते हैं, दूसरी तरफ सीएए का कानून लेकर आते हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि उनका दिल कहां पे है और रमजान की जो अंग्रेजी में मुबारकबाद दी गई है वो कैसे किनको दिखाने के लिए की गई है। लेकिन रमजान एक पवित्र महीना होता है, रमजान खुद को शुद्ध करने का महीना होता है। रमजान में मुसलमान इबादत करते हैं और जब हम बच्चे थे तो हम रोजा तो नहीं रखते थे, लेकिन वो दौर दूसरा था, सहरी खाने हम भी जाते थे। तो ये मेरे लिए किसी एक धर्म का केवल त्योहार नहीं है। जैसे होली मेरे लिए सिर्फ हिंदुओं का त्योहार नहीं है, वैसे ही रमजान और ईद हमारे लिए, मेरे जैसों के लिए सिर्फ एक धर्म का त्योहार नहीं है। सोचिए
शांत रहिए, अपने दिमाग को शांत रखिए। जो बेसिक इश्यूज हैं रोजगार के, गरीबी के, वो सबसे जुड़े हुए हैं। जब बेरोजगारी बढ़ती है, जब रोजगार नहीं मिलता है, तो हिंदू को रोजगार भी नहीं मिलता है, मुसलमान को रोजगार भी नहीं मिलता है। जब गरीबी बढ़ती है तो हिंदू भी गरीब होता है, मुसलमान भी गरीब होता है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो मुसलमान के पॉकेट से भी पैसा कटता है, हिंदू के पॉकेट से भी पैसा कटता है। जब पेट्रोल महंगा हो जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि आप अपनी गाड़ी लेके जाते हैं तो वो आपका मजहब देख के पेट्रोल की कीमत तय करता है। वो हिंदू से भी पैसे वसूल करता है, मुसलमान से भी पैसे वसूल करता है। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि जब नेशनल रजिस्टर बनने की बात है, एनआरसी, तो उसमें कागज सबसे मांगे जाएंगे 1971 से पहले के। जिनके पास जर जमीन है, जिनके पुरखे पैसे वाले रहे हैं, उनके पास तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके पास कागज होंगे, जमीनों के कागज होंगे, खसरा खतौनी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन जो गरीब है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिसके पुरखों के पास जमीन नहीं है, जिसका अपना घर नहीं है, उसको यह कागज दिखाने में परेशानी होगी। इसीलिए इसको मजहबी मामला, इसको धार्मिक मामला बनाकर सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कुछ बीजेपी के जरखरीद लोग आपको भड़काने की कोशिश करें, भड़कने की जरूरत नहीं है, शांति बनाए रखने की जरूरत है और पूरी ताकत के साथ कोशिश यह करने की जरूरत है कि जो बेसिक मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों पर अगला चुनाव हो। क्योंकि रोजगार, गरीबी, इन सारे मुद्दों पर जवाब देने के लिए, महंगाई, इन सारे मुद्दों पर जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल कुछ नहीं है। मुझे लगा कि यह बात करना आपसे जरूरी है। अगर आपको भी लगे कि यह बात जरूरी है तो इसे दूर तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, जुड़िए हमारे साथ, हमारी ताकत बनिए। सच कहना बहुत जरूरी है और ऐसे माहौल में जहां हर आदमी माचिस लेकर घूम रहा है, हर आदमी पेट्रोल लेकर घूम रहा है, बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा ठंडा पानी लेकर भी चला जाए। जहां आग लग रही है उस आग को बुझाने की भी कोशिश की जाए। हमारी कोशिश हमेशा यही होती है। आप सब साथ देते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।